तो बच्चों चलो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आज टाइम हो रहा है लॉज देखने का। उसमें अगर ये टॉपिक में लॉज कंसिडर करें तो 5 लॉ है। उसमें से हमारा आज का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस लॉ में हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो देखो। पहला क्या है, साइंटिस्ट का नाम, मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया वो तो पता होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। थर्ड थिंग देखनी है हमें उसके एग्जाम्पल्स, और लास्टली देखना है उसका लिमिटेशंस। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हु हैज इंट्रोड्यूस्ड दैट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो साइंटिस्ट का नाम है एंटोइन लेवोइजर। एंटोइन लेवोइजर, okay, so he worked on this concept and he has introduced this law. Now second point is that what is the statement of this law is very simple, okay. आपको पता नहीं मुझे याद है कि नहीं, या फिर आपने कभी सुना है कि नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज देयर। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? हीट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो वैसे ही यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ का, वो है मास is neither created, mass is neither created nor destroyed. This is the simple statement. Mass is neither created nor destroyed. कब? वो है during chemical combination of matter. Destroyed during chemical combination of matter. हो गया ना, समझ में आ गया एग्जाम्पल? वो है बहुत सिंपल स्टेटमेंट उसका। अभी एग्जाम्पल तो देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, उसके पहले मैं एक जनरल एग्जाम्पल देती हूँ। और वो जनरल एग्जाम्पल क्या है देखो, अगर हम कंसिडर करते हैं A प्लस बी, दिस इज द रिएक्टेंट साइड, एंड C प्लस D, दीज आर द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मास ऑफ रिएक्टेंट्स कंसिडर करना है तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए सिंबल लिखेंगे, मास ऑफ A, मास ऑफ B, मास ऑफ C एंड मास ऑफ D। अब ये स्टेटमेंट कंसिडर करते तो इसका शॉर्ट में मीनिंग का क्या होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड के जो मास है उसका सम करना पड़ेगा, और जो प्रोडक्ट साइड के मास है उसका भी सम करना पड़ेगा। और वो क्या होना चाहिए तो सेम, मतलब इक्वल आना चाहिए। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं तो मास ऑफ एट रिएक्टेंट A एंड मास ऑफ रिएक्टेंट B इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट C प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट D। यहाँ पे इसके लिए हम लिखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ गया? अभी इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन सा है देखो, वो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या है रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स CO2। अभी इसका मास ऑफ रिएक्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या आ जाएगा, कार्बन, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 into 16, क्योंकि मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 16। सो 12 प्लस 32 यहाँ पे आ जाएगा 44। ये किसका मास आया, रिएक्टेंट साइड का मास आ गया। अभी प्रोडक्ट साइड का देखते हैं। मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कौन कौन है, एक कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, सेम एज लाइक रिएक्टेंट। सो 12 प्लस 32 यहाँ पे भी आ जाएगा 44। के बाद हमें क्या करना है तो उसका लिमिटेशन देखना है। ये रूल के लिए लिमिटेशन क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब बोलोगे साइंटिस्ट का नाम क्यों ध्यान में रखना है। देखो, मैच द कॉलम ऐसा करके एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि उसमें साइंटिस्ट के नाम दिया जाएगा और लॉ हमें मैच करना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है, अभी देखते हैं लिमिटेशन क्या है। अगर हम कंसिडर करते हैं लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ, इन दैट वी कैन से दैट दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल for the nuclear phenomenon और nuclear reactions। क्योंकि देखो, अगर हम कंसिडर करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस तो उसमें क्या होता है, X एक रिएक्टेंट होता है, उसमें से क्या होता है, अल्फा, बीटा या फिर गैमा पार्टिकल्स, रेडिएशंस एमिट होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, X का कन्वर्जन हो जाता है Y में। मतलब
इसका जो मास रहता है, अगर समझो कि यूरेनियम है, यूरेनियम का होता है 232, पर इससे कन्वर्ट होके अगर अल्फा जाता है मतलब क्या होता है, हीलियम 4 से मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, उसका मास हो जाएगा 228। तो यहाँ पे मास सेम आ जाएगा क्या, नहीं आ जाएगा। इसलिए दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द न्यूक्लियर phenomenon because in that mass of reactant is not equal to mass of प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ये था अपना फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे खत्म होता है आउट ऑफ 5 में से एक लॉ। बाकी के लॉज भी हम 1 by 1 देखते ही जाएंगे, ठीक है? तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।